हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के बारे में एंड उनकी राइटिंग करियर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से पहले आप सोक्रेटिस पर ब्रीफ बायोग्राफी डिस्कशन एंड आज के वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी आज का डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लेटो की अपने मेंटोर सोक्रेटिस के बारे में ग्रैटिट्यूड की लाइन तक डिस्कस किया था। दैट प्लेटो ने अपने डायलॉग्स में कई बार मेंशन किया है, आई थैंक गॉड दैट आई वॉज बोर्न इन द एज ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस से मिलने के बाद प्लेटो ने क्लोजली सोक्रेटिस के वे ऑफ थिंकिंग, मैथड्स एंड आइडियाज़ को समझा। सोक्रेटिस ने कभी भी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करने का नहीं सोचा था। इसका जिक्र प्लेटो ने अपनी बुक द अपॉलॉजी में किया है। सोक्रेटिस सिस्टमैटिकली जस्टिस, इक्वालिटी एंड एजुकेशन के उन बिलीव्स को तोड़ना चाहते थे जो बिना किसी फर्म लॉजिक के बस एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लेटो के टाइम पर सोफिस्ट्री मीन्स किसी भी सब्जेक्ट पर कन्विंसिंगली बोलना एंड इस तरीके से बोलना कि गलत बात को सही प्रूव कर दो। सोफिस्ट्री सिखाने वालों को सोफिस्ट कहा जाता था। ये सोफिस्ट्री सिखाने के लिए काफ़ी अच्छी अमाउंट चार्ज करते थे। सोक्रेटिस ने इन लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि सोफिस्ट ओनली बात बनाने वाले लोग हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो सोफिस्ट्री में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप क्वेश्चन आंसर मेथड एंड डिस्कशन के थ्रू लॉजिकल वे में कंक्लूजन तक पहुंचो। सोक्रेटिस के ये थॉट्स लोगों में काफ़ी पॉपुलर हुए एंड इससे सोफिस्ट कम्युनिटी को बहुत प्रॉब्लम हुई। बट सोक्रेटिस सोफिस्ट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं थे। सोक्रेटिस का ये मानना था कि सोफिस्ट बहुत क्लेवर वर्ड्समिथ हैं, लेकिन उन्होंने अपनी क्वेश्चन करने की पावर का सही यूज़ करना नहीं आता। सोक्रेटिस से ही प्लेटो एंड बाकी स्टूडेंट्स ने सीखा द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग एवरी सो कॉल्ड प्रिंसिपल। हर बनी बनाई बात को क्वेश्चन करना कि ऐसा क्यों, बस हम मान लेते हैं, समझ गए कि ऐसा क्यों, हम बस एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है। सोक्रेटिस ने ही प्लेटो को सोफिस्ट के आर्ग्यूमेंट्स की वर्डलेसनेस का बताया, रूलर्स के इल कंसीव्ड स्कीम्स जो लोगों को बस खुश करने के लिए हैं, लेकिन अगर डिबेट किया जाए तो पाएंगे कि ये एक्चुअल में स्कीम्स सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए नहीं हैं। जो सिटीजन्स लॉजिकली सोच नहीं पा रहे हैं वो अपने लिए सही गवर्नमेंट का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। इसी वजह से सोक्रेटिस डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करते थे कि गवर्नमेंट सही काम कर रही है या गलत, ये पहले समझने की पब्लिक में कैपेबिलिटी तो हो, उसके बाद में ही एक अच्छी गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है। सोक्रेटिस अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स को रिटन फॉर्म नहीं देने के लिए कमिटेड थे, क्योंकि वो खुद रिटन वर्ड पर ट्रस्ट नहीं करते थे। उनके लिए राइटिंग, माइमसिस या इमिटेशन मीन्स नकल की ही एक फॉर्म थी बस। कोई भी इमिटेशन आर्टिफिशियल होती है एंड इसे अवॉइड करना चाहिए इन सोक्रेटिस ओपिनियन। मगर प्लेटो सोक्रेटिस के ब्लाइंड फॉलोवर होते हुए भी राइटिंग को इम्पोर्टेंट मानते थे। प्लेटो ने ही सोक्रेटिस के बिलीव्स एंड थॉट्स को रिटन फॉर्म में वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया। इसके अलावा एक और स्टूडेंट ज़ीनोफोन ने भी सोक्रेटिस के बारे में लिखा। प्लेटो ने इवन अपने वर्क्स को एज इट इज़ सोक्रेटिस जैसे डिबेट करते थे वैसे लिखा। इवन उनके कई वर्क्स में सोक्रेटिस एज अ कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल द रिपब्लिक में प्लेटो ने सोक्रेटिस को एज अ लीड कैरेक्टर प्रेजेंट किया है, जिसमें सोक्रेटिस के डायलॉग्स के थ्रू प्लेटो अपना ओपिनियन जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्लेटो ने जब भी सोक्रेटिस के बारे में लिखा तो प्योरली सोक्रेटिस के ओपिनियंस को ही लिखा, उसमें खुद के ओपिनियंस को इंक्लूड नहीं किया एक्सेप्ट द अपॉलॉजी, जिसमें प्लेटो ने अपने बिलव्ड टीचर सोक्रेटिस के ट्रायल के बारे में लिखा है। ओनली 8 या 9 साल तक ही प्लेटो सोक्रेटिस के साथ थे। सोक्रेटिस के डिबेट्स, लॉजिकल क्वेश्चन आंसरिंग, अथॉरिटीज़ सोफिस्ट के लिए सरदर्द बन चुके थे, क्योंकि पब्लिक स्पेशली यूथ सोक्रेटिस को फॉलो करने लगा था एंड हर एक्सेप्टेड बिलीफ पर क्वेश्चन रेज होने लगे थे। सो इवेंचुअली सोक्रेटिस पर ट्रायल स्टार्ट हुआ। जजेस ने सोक्रेटिस को फिलॉसफी एंड अपने डिबेट प्रैक्टिस करना बंद करने के साथ आगे की लाइफ प्राइवेटली स्पेंड करने का डिसीजन दिया और साथ ही अपने किए के लिए अपोलोजाइज़ करने को कहा। ये नहीं करने पर डेथ पेनल्टी फेस करने का डिसीजन दिया। सोक्रेटिस ने अपोलोजाइज़ करने एंड अपनी बिलीव्स की प्रैक्टिस बंद करने से क्लियरली मना कर दिया। सोक्रेटिस का मानना था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, बट अगर लॉ इसे गलत मानता है तो वो अपने लिए डेथ पेनल्टी को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि लॉ को डिसओबे नहीं करना चाहिए।
सोक्रेटिस के सभी स्टूडेंट्स ने हर तरीके से सोक्रेटिस को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो किसी तरीके से अपने लिए मर्सी प्लीड करें, बट स्टूडेंट्स ने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि उनका मास्टर इतनी काल्मनेस के साथ डेथ को एम्ब्रेस करेगा। सोक्रेटिस अपनी डेथ तक अपराइट एंड करेजियस रहे। एंड आयरनी देखिए, ये सब एग्जाम्पल सेट करने वाले को करप्ट गवर्नमेंट ने यूथ को करप्ट करने के लिए डेथ पेनल्टी दे दी इन 399 BCE। प्लेटो ने अपने डायलॉग फीडो में सोक्रेटिस को एक पॉइजनस प्लांट हेमलॉक ड्रिंक दिए जाने के बारे में लिखा है दैट वी वेटेड टॉकिंग एंड थिंकिंग ऑफ आवर सोरो, ही वॉज लाइक अ फादर of whom we were being bereaved, and we were about to pass the rest of our lives as orphans. When we saw that he had finished the draught, we could no longer forbear, and in spite of myself, my own tears were flowing fast. सोक्रेटिस की डेथ के बाद प्लेटो को यकीन हो गया था कि ना ही तो ये टिरेंट्स और ना ही इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही से रूल करने में केपेबल है। सोक्रेटिस की डेथ के बाद प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया एंड इजिप्ट, रोम और इंडिया की जर्नी की, क्योंकि गवर्नमेंट अब सोक्रेटिस के फॉलोअर्स के पीछे थी। अपने ट्रैवल्स के दौरान प्लेटो ने बहुत कुछ सीखा और अपने थॉट्स को एक कॉन्क्रीट शेप देने का उसको मौका मिला। आफ्टर द डेथ ऑफ सोक्रेटिस इन 399 BC, प्लेटो ने 387 BC में एथेंस वापसी करी। प्लेटो की एज अब 40 हो चुकी थी। 387 BC में ही प्लेटो ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन का फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्कूल दी अकेडमी एस्टैब्लिश किया। इस स्कूल में कई इंटेलेक्चुअल लोग पढ़े, फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल। इसी के साथ प्लेटो ने अपनी राइटिंग्स पर एक्सटेंसिवली काम किया। ऑल्दो प्लेटो के वर्क्स डायलॉग फॉर्म में हैं, बट इसी तरह ही प्लेटोनिक बॉडी ऑफ वर्क्स इवॉल्व हुई। प्लेटो की राइटिंग्स को 3 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप इज़ सोक्रेटिक डायलॉग्स। इसे प्रोबेबली 399 BC टू 387 BC के टाइम पीरियड में रखा जाता है। ये टेक्स्ट में प्लेटो ने ओनली सोक्रेटिस की टीचिंग्स, बिलीव्स एंड मेथड्स के बारे में लिखा है। इनमें से दी अपॉलॉजी सोक्रेटिस की डेथ मीन्स 399 BC के कुछ टाइम बाद लिखा गया। द क्रीटो, लैचेस, लाइसिस, चार्मिडिस, यूथिप्रो, हिपियास माइनर एंड मेजर, प्रोटोगोरास, जॉर्जियास एंड आयन इस 12 ईयर्स के टाइम पीरियड में लिखे गए। इसके अगले 26 ईयर्स में प्लेटो की फ़िलासफ़ी, स्पेकुलेशंस या सूझबूझ कहें और ज़्यादा इंसाइटफुल हुई। 387 BC टू 367 BC इसे प्लेटो का ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है। इस दौरान प्लेटो ने जो डायलॉग्स लिखे वो समझने में काफ़ी डिफ़िकल्ट थे एंड उनकी लैंग्वेज भी ज़्यादा मुश्किल थी। इनमें मेनो, यूथिडिमस, मिनेक्सिनस, क्रेटिलस, रिपब्लिक, फेडरस, सिम्पोजियम एंड फेडो को इंक्लूड किया जाता है। ये वर्क्स प्रीवियस वर्क्स से बिल्कुल अलग थे। प्लेटो ने इनमें मेटाफिजिकल, स्पेकुलेशन, मेथड ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में लिखा है। ये वर्क्स ही प्लेटोनिज्म के हाल मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल द रीबर्थ थियोरी एंड ऑफ कोर्स द थ्योरी ऑफ आइडियाज़ और फॉर्म्स। प्लेटो की लिटरेरी एक्टिविटी का लास्ट पीरियड 360 BC टू 347 BC माना गया है। प्लेटो के वर्क्स में एथिक्स, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी एंड रिलीजन इंटीग्रल पार्ट हैं। अपने अर्लीस्ट वर्क्स में, जिन्हें सोक्रेटिक डायलॉग्स कहा जाता है, इनमें प्लेटो ने लिखा है दैट बी वर्चुअस एंड जितना हो सके अपनी सोल को प्योर रखने की कोशिश करो। प्लेटो मानते थे कि सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है, वर्चुअस होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसलिए किसी भी तरीके का इनजस्टिस करना सोल की प्योरिटी के लिए हार्मफुल होता है। द रिपब्लिक, जो प्लेटो का दी मोस्ट फेमस वर्क है, इसमें प्लेटो ने आइडिया ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बात करते हुए लिखा है दैट अच्छी लाइफ जीना, ग्रो करना एंड लॉस को ओबे करके एक पर्सन खुश रह सकता है। इन जॉर्जियास एंड मीनो में प्लेटो ने कहा है दैट लोग सभी अच्छे होते हैं बट वो बुरा अनइंटेंशनली कर देते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि वो क्या कर रहे हैं तो वो गलत कभी नहीं करेंगे, अगर उन्हें सही गलत की समझ आ जाए तो। इसलिए बुरा करने वालों को सही गलत का डिफरेंस समझाकर उन्हें ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं द थियोरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो जानते थे
कि उनके टीचर सोक्रेटिस को डिवाइन गाइडेंस मिली हुई थी एंड वो उसी डिवाइन वॉइस और साइन को फॉलो करते थे जब भी उन्हें कोई डिसीज़न लेना होता था। रिमेंबर सोक्रेटिस को ड्रीम आया था जब उसे प्लेटो से मिलना था। दस प्लेटो की थियोरीज में ये क्लियरली देखने को मिलता है दैट वो खुद भी ये मानते थे कि एक अनचेंजिंग ट्रूथ एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं, जहाँ हम ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके अलावा। प्लेटो ने अपने वर्क एलेगोरी ऑफ द केव में थियोरी ऑफ यूनिवर्सल्स दी है ये बताने के लिए दैट अर्थ पर हमारी लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहती है, लेकिन इससे अलग एक अदर वर्ल्ड है जो चेंजलेस है और इम्यूटेबल है। प्लेटो ने अपने वर्क द रिपब्लिक की बुक 7 के कैरेक्टर्स सोक्रेटिस एंड ग्लूकोन, प्लेटोस ब्रदर, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि प्लेटो अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड थे एंड उन्हें एज अ कैरेक्टर अपने वर्क्स में प्रेजेंट करते थे। सो रिपब्लिक बुक 7 में प्लेटो ने कुछ चेंज्ड लोगों के बारे में बात करी है जो एक केव की वॉल को फेस कर रहे हैं और बैक साइड में फायर बर्निंग के शैडोज़ उस वॉल पर देख रहे हैं और इस शैडो के बारे में आइडियाज़ लगाए जा रहे हैं। फायर की दूसरी तरफ से गुजर रहे हैं और उनकी शैडो जो है वो उन्हें वॉल पर दिख रही है। तो ये तीनों प्रिजनर्स डर रहे हैं कि ये क्या आ गया है, ये क्या है, जबकि वो रियलिटी से बहुत दूर हैं। वो उस इमेज को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इनमें से एक पर्सन मतलब एक प्रिजनर केव से बाहर निकलता है और देख पाता है दैट ये तो फायर की शैडो थी जिसे वो केव में रहकर कुछ और ही समझ रहे थे। और ये बात जब वो प्रिजनर वापस आकर केव में अपने साथियों को बताता है कि जिससे वो इतना डर रहे थे वो ओनली एक शैडो है और कुछ नहीं। मगर अब ये दोनों केव की बाहर की दुनिया से एकदम अननोन थे, सो उन्हें लगा कि उनका ये साथी बाहर जाने के बाद मेंटली अनस्टेबल हो चुका है। प्लेटो ने इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया दैट लोग अपने थॉट्स एंड इल्यूजन्स में इतने कंफर्टेबल होते हैं कि रियलिटी को फेस करना उनके लिए अनकंफर्टिंग होता है। एंड जिस तरह से केव से बाहर निकले प्रिजनर के लिए केव में रह रहे उसके दो साथियों को समझाना मुश्किल था कि केव से बाहर भी एक दुनिया है, उसी तरह एक फ़िलासफ़र के लिए भी लोगों को रियलिटी चेक देना बहुत मुश्किल काम है। एग्जैक्टली यही काम उसके टीचर सोक्रेटिस कर रहे थे, बट लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सके एंड अथॉरिटीज़ उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ सकी और उन्हें अपनी पावर का गलत यूज़ करके डेथ पेनल्टी दे दी। प्लेटो ने कहा कि यूनिवर्स की सारी नॉलेज हमेशा से एग्जिस्ट करती रही है एंड ह्यूमंस इसे जान नहीं पाए हैं। प्लेटो ने पोइट्री पर भी अपने थॉट्स रखे दैट सॉल की सैंक्टिटी मीन्स प्योरिटी को बनाए रखने के लिए पोइट्री को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। प्लेटो ने पोइट्री के बारे में अपने टीचर सोक्रेटिस के थॉट्स शेयर किए। सोक्रेटिस का मानना था दैट पोइट्री इज़ अ काइंड ऑफ प्रोफेसी अटर्ड मैन व्हेन द माइंड इज़ नो लॉन्गर इन द पोइट। रिपब्लिक की बुक 2nd, 3rd एंड 10 में सोक्रेटिस ने क्लियरली मेंशन किया है दैट पोइट्री फीड्स द वाटर्स द पैशंस, creating unsteadiness and frivolousness in the heart, producing the opposite of civic virtue. मीन्स पोइट्री एक पर्सन को भटकाने एंड बेपरवाह करने का काम करती है। प्लेटो के अकॉर्डिंग आइडियल पोइट की एज 50 या उससे बियॉन्ड होनी चाहिए। इससे वो या तो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखेगा या फिर हिम्स मीन्स प्रेजिंग सॉन्ग्स लिखेगा फॉर फेमस पर्सनैलिटीज़। बुक 10 में प्लेटो लिखते हैं, इफ़ यू गो बियॉन्ड दिस एंड अलाउ द हनीड म्यूज टू एंटर, नॉट लॉ एंड द रीजन ऑफ मैनकाइंड बट प्लेजर एंड पेन विल बी द रूलर्स इन आवर स्टेट। मतलब अगर पैट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड हिम्स अबाउट फेमस पर्सनस के अलावा किसी भी तरीके की पोइट्री लिखी जाएगी तो उससे स्टेट में लॉ एंड सेल्फ रेगुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लोग अपना प्लेजर देखेंगे और प्लेजर की वजह से ओनली पेन ही होगा। वैसे हम ऑलरेडी जानते हैं दैट प्लेटो स्टार्टिंग में प्रोफेशनली पोइट्री परस्यू करना चाहते थे एंड पोइट्री के लिए हेट्रेड उन्हें सोक्रेटिस की वजह से हुआ। सोक्रेटिस ने माइमसिस और इमिटेशन मीन्स नकल को गलत माना एंड पोइट्री को वर्ड्स का ट्रैप कहा, एकदम सोफिस्ट्री की तरह जिसमें रियल की ओनली नकल की जाती है। प्लेटो मानते थे दैट मैन का कैरेक्टर पुअर होता है जिसमें फोर्सेस ऑफ इमोशन, डिज़ायर एंड इंटेलेक्ट होती हैं। ये तीनों फोर्सेस ही सब इविल्स का रूट हैं। अगर ये तीनों ट्रेट्स एक प्रॉपर बैलेंस में हो तो ही एक पर्सन सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर पाता है। अगर इमोशंस एंड डिज़ायर्स की एक्सेस हो जाए तो फिर इम्बैलेंस एंड केओस क्रिएट होता है। इसके ऑपोजिट अगर थर्ड ट्रेट की एक्सेस हो जाए तो एक पर्सन ग्रेटर गुड की तरफ जाता है।
प्लेटो के अकॉर्डिंग सोसाइटी तब सफ़र करती है जब लोग अपना ट्रू स्पिरिचुअल नेचर भूलकर अपनी डिज़ायर्स को परस्यू करने लगते हैं, और इसका इलाज एक ही है कि उस स्टेट का किंग एक फ़िलासफ़र हो, या फिर किसी भी सिटी या स्टेट का किंग एक फ़िलासफ़र होना चाहिए। Until philosophers are kings, or the kings and princes of this world have the spirit and power of philosophy and wisdom, the political leadership meet in the same man. Cities will not cease from ill, nor the human race. It's from Republic. Plato के according, people had to be educated irrespective of their gender, status और power. प्लेटो विमेन एजुकेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, एंड ये बात प्लेटो ने तब रखी जब विमेन को एजुकेशन क्या पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन भी अलाउ नहीं था। सो ऐसे टाइम में विमेन एजुकेशन की बात करना वॉज क्वाइट पाथ ब्रेकिंग। प्लेटो मानते थे कि विमेन को भी एजुकेशन एंड पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट है, लेकिन प्लेटो के ही स्टूडेंट एरिस्टोटल इस पर कम्प्लीटली डिसएग्री करते थे। एरिस्टोटल एथेनियन ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटिंग विमेन को सही मानते थे, जिसमें विमेन को इन्फीरियर समझा जाता था। प्लेटो को डेमोक्रेसी से नफरत थी। उसका मेन रीज़न था सोक्रेटिस को मिली डेथ पेनल्टी, जिसमें 500 वोट्स पड़े, एंड लोगों ने बिना सोचे समझे अराउंड 300+ वोट्स सोक्रेटिस को डेथ पेनल्टी देने के लिए दिए। इसके अलावा प्लेटो ने लव को भी डिफ़ाइन किया और बताया दैट जो फिज़िकल अट्रैक्शन से अलग होकर सोल एंड इंटेलेक्ट से कनेक्टेड हो, वही लव ब्यूटीफुल है। प्लेटो के बारे में ये सब जानना इसलिए ज़रूरी था कि ये बेस है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। आगे आने वाली थियोरीज़ एंड मेथड्स को शुरू से समझने के लिए बेस को समझना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमने सोक्रेटिस के बारे में भी जाना, जो इनके स्टूडेंट प्लेटो को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी आप सोक्रेटिस को जानते हो तो आप प्लेटो का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हो। प्लेटो की अर्ली लाइफ के बारे में भी आप अच्छे से जानते हो, तो अभी जो हम उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आई होप आपको प्लेटो पर ये डिटेल्ड डिस्कशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिपब्लिक बुक नंबर 10 की समरी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।